नमस्कार, आप सभी का कक्षा में स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा के लिए महत्वपूर्ण सूत्रों को बताने जा रहा हूँ। तो बिना समय गवाए महत्वपूर्ण सूत्रों को शुरू करते हैं। तो पेश है महत्वपूर्ण सूत्र। तो सबसे पहला सूत्र कि HCF गुणा LCM बराबर है दो संख्याओं का गुणनफल होता है। HCF मतलब मात्रा महत्तम समावर्तक, LCM मतलब लघुत्तम समावर्तक। अगर HCF निकालना है तो LCM कहाँ जाएगा? हर में, और LCM निकालना है तो HCF कहाँ जाएगा? दाईं और हर में जाएगा, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बटा HCF इस प्रकार होगा। दूसरा सूत्र द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। a और b गुणांक हैं x² और x के, जबकि c अचर पद है। द्विघात सूत्र क्या है? x = -b + -√b² - 4ac / 2a। तो b² - 4ac ये क्या है? आपका विभक्तर है, इसे हम d भी बोलते हैं। तीसरा सूत्र द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, तो ये जो विभक्तर है b² अर्थात b² - 4ac बराबर है 0 होगा। चौथा सूत्र, इसमें दो रेखाएं हैं a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर है 0। तो अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो जाए तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और अद्वितीय हल होता है। तो a1 a2 b1 b2 कहाँ है, ये आपको बताया गया है। a1 a2 b1 b2 क्या होंगे? ये है नंबर। तो ये ध्यान रखना कि पहले ही अगर इनकी वैल्यू कट आती है तो प्रतिच्छेद करती हैं, अद्वितीय हल होता है और असंगत है। इसी प्रकार पांचवें सूत्र में अगर आप देखते हैं तो a1x b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। एक बात का ध्यान रखिएगा कि चौथे और पांचवें सूत्र में दूसरे समीकरण में एक की जगह दो लिखिएगा। पांचवें सूत्र में सभी बराबर हैं तो रेखाएं संपाती, अनेक हल और संगत की स्थिति बनती है। पांचवें सूत्र में a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 तो बराबर हैं, लेकिन लास्ट में c1 बटा c2 बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी, कोई हल नहीं होगा और असंगत की स्थिति बनती है। और ध्यान से भी देखें चौथे और पांचवें सूत्र में तो यहाँ पर पहले कट लगा है, जबकि पांचवें में लास्ट में कट लगा है। सातवां सूत्र an बराबर है a + n - 1 × d। यहाँ d बराबर है सार्वंतर, अगली माइनस पिछली संख्या होती है, n पद या संख्याएं होती हैं, a पहली संख्या होती है, an क्या है? n पद, मान या संख्या। आठवां सूत्र n संख्याओं का योग Sn बराबर है n बटा 2 a + an, मतलब n मतलब जितनी संख्याएं होंगी उसका 2 से भाग देना, पहली और अंतिम संख्याओं का योग करना। या Sn का दूसरा सूत्र है Sn बराबर है n बटा 2 2a + n - 1 × d। ये Sn का ही फार्मूला है। ये आपने तब प्रयोग करना जब a, n और d का मान दिया हो। नौवें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो नौवां सूत्र दूरी से है। दो बिंदुओं a ब्रैकेट x1/1 और b ब्रैकेट x2/2 के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है? ab बराबर वर्गमूल x1 - x2 होल स्क्वायर + y1 - y2 होल स्क्वायर। माना बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब हुआ, आप देख सकते हैं चित्र में, P बिंदु जो है A और B से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब हुआ AP बराबर है BP, यानी कि AP दूरी किसके बराबर होगी? BP दूरी के बराबर। 11वां y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच 10 मात्रक है। दूरी की नहीं है, 10 मात्रक है, अर्थात PQ बराबर है 10। PQ दूरी है, इसलिए 9 में दूरी सूत्र दिया है उसका प्रयोग करेंगे। 12वां x और y का वह संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी कि बराबर दूरी पर है। कोई बिंदु P ले लेना, तो आपने P लिखा, फिर A लिखा, B लिखा, से समदूरस्थ है, अर्थात P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, अर्थात इसलिए AP बराबर है BP।
13वें में यदि Q 0 1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करना। तो Q बिंदु क्या है, P और R से बराबर दूरी पर है, यानी कि QP बराबर है QR। 14वें में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण आप देख सकते हैं ये हरी लाइन है और लाल लाइन है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें शीर्ष दिए हैं A x1/1 B x2/2 C x3/3, चित्र में देख सकते हैं। तो ये जो पहले पॉइंट है अर्थात x1 x2 x3 ये आपने ब्रैकेट से पहले लिखना है, बाहर रखना है। तो सूत्र बनेगा 1/2 x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। इसको आप याद रखिएगा। 16वां सूत्र, तीनों बिंदु सरेखी हो। तो इसका सरेखी का मतलब एक लाइन, तीनों बिंदु अगर एक लाइन पर होगा तो त्रिभुज तो बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उस केस में क्या बन जाएगा, 0। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ऊपर से आप देख सकते हैं कैसा था, वो ठीक वैसा ही ठीक नीचे लिखा गया, और बराबर के नीचे बराबर लिखना और 0 के नीचे 0। आगे पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कर्ण क्या है AC और लंब और आधार क्या है AB और BC क्रमशः। तो AC² बराबर है AB² प्लस BC²। आगे त्रिकोणमिति लेते हैं। त्रिकोणमिति में sin x का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा क्या है cosec x, आप देख सकते हैं, और cos x का secant x, SEC लिखा है मैंने, आप इसको secant x पढ़िएगा, tan x का cot x। व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि 1/, मैंने यहाँ 1 नहीं लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा कि sin x का मतलब हुआ 1/ cosec x, और इसी प्रकार cos x का मतलब हुआ 1/ sin x। cos x बराबर है 1/ sin x, इसी प्रकार अन्य को ले सकते हैं। आगे आपके पास है sin 90 - थीटा, यानी कि π/2 - थीटा बराबर है cos थीटा। π/2 का मतलब 90। तो आप देख सकते हैं यहाँ tan 90 - थीटा बराबर है cot थीटा ही होता है ये। और व्युत्क्रम में भी यही होगा कि tan x बराबर है 1/ cot x, और cot x बराबर है 1/ tan x, यानी कि tan x cot x यहाँ भी है और वहाँ पर भी है। बाकी आप देख सकते हैं sin 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा, जबकि sin x का उल्टा क्या होता है cosec x। cos x नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तीसरे सूत्र में secant 90 - थीटा बराबर है cosec थीटा होगा। इसी प्रकार cosec 90 - थीटा secant थीटा होगा। अगले दो सूत्र हैं tan थीटा के, tan और cot के। तो tan थीटा बराबर है sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा आपको पता है इसका उल्टा होता है, तो ये होगा cos थीटा बटा sin थीटा। cot थीटा क्या होगा, cos थीटा बटा sin थीटा। अब एक किस किस के बराबर होता है, तो एक होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये भी एक होता है, और secant² थीटा माइनस tan² थीटा होगा, उसका मान भी एक ही होगा, और साथ में cosec² थीटा माइनस cot² थीटा का मान भी एक ही होगा। अब sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर है 1 है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, sin² थीटा बराबर है 1 माइनस cos² थीटा। और इसी प्रकार cos² थीटा किसके बराबर होगा, 1 माइनस sin² थीटा। ये मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। उधर दूसरा सूत्र secant² थीटा बराबर है 1 प्लस tan² थीटा, इसी प्रकार cosec² थीटा बराबर है 1 प्लस cot² थीटा। अब महत्वपूर्ण कीमतें त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़रूरी हैं, वो 3 कीमतें आपने याद रखनी हैं। थीटा की जगह देखिए 30 45 60 लिखिएगा, इसको याद रखिएगा। तो साइन 30 के नीचे 1/2, 1/2 वर्गमूल 3/2, इन 3 वैल्यू को ही आपने याद रखना है। अब आप बाकी देख सकते हैं, कॉस के ठीक नीचे 30 के नीचे आप वर्गमूल 3/2, जो साइन 60 था वो कॉस 30 की वैल्यू होगी। 45 के नीचे 1/2 था, 1/2, 1/2 ही रहने देना। और 60 के नीचे क्या लिखेंगे आप कॉस में, कॉस 60 कितना होगा 1/2, जो साइन 30 की वैल्यू है। अब प्रश्न उठता है कि tan 30, 45 और 60 की कीमत कैसे निकालें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हमने ये साइन की 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू को
भाग करना है तो 1/2 वर्गमूल 3/2 को भाग देंगे एक दूसरे से, तो 1/3 आएगा। 45 में देख सकते हैं तो ये कट जाएंगे तो 1 ही आएगा, जबकि टेंजेंट 60 के लिए वर्गमूल 3/2 भाग 1/2 तो 2 कट जाएंगे, हमारे पास आएगा वर्गमूल 3। धन्यवाद। यूट्यूब पर लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा।